हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। माय नेम इज सुधीर। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ रहे थे, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट कवर कर रहे थे, जिसमें हमने अब तक कवर कर लिया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एनजीटी। इन सब के बारे में हमने कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, डिटेल से समझना चाहिए हमें इस एक्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्ट के बारे में समझना। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। डिटेल जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। साथ ही साथ आप TT100 करके कूपन कोड है, यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल हो सके अनअकैडमी के कोर्सेज पे। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बेहद इंपॉर्टेंट एक्ट है। कार्टेंजेना प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में इम्पॉर्टेंट संशोधन किए थे। तो आइए डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं BD एक्ट 2002 को। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इंडिया का पहला स्टेप था जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 1992 1992 के यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन जो हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पे, CBD पे, उसकी जो बातें उसमें जो कही गई थी उसको फुलफिल करने के लिए भारत सरकार ने 2002 में इस एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट सुधार किए। ठीक है, तो हमें समझना चाहिए कि इस एक्ट में क्या बातें करी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिफाइन किया गया, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डिफाइन किया गया ये है बायोलॉजिकल रिसोर्स। क्या होता है बायोलॉजिकल रिसोर्स? एक टर्म है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इसको इसमें डिफाइन किया गया है। इसमें कहा गया है द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज मीन्स, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब है प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्लांट तो है ही, एनिमल्स तो हैं ही, साथ ही साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका कोई हिस्सा, कोई पार्ट, या उसका कोई जेनेटिक मटेरियल, या कोई बाई प्रोडक्ट, एक्सक्लूडिंग, जो शामिल नहीं है इसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, जो आप किसी चीज़ में कोई वैल्यू ऐड करते हैं उसको नहीं शामिल किया गया है, विद एक्चुअल और पोटेंशियल यूज और वैल्यू। जो इसका जो भी एनिमल या प्लांट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसका किसी पार्ट या उसका कोई जेनेटिक मटेरियल का कोई यूज, कोई एक्चुअल यूज या कोई पोटेंशियल संभावित यूज जो हो सकता है इन फ्यूचर, उन सब को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के तहत शामिल किया गया है। इसमें ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल को शामिल नहीं किया गया है, बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बट डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल। ह्यूमन की जेनेटिक मटेरियल को बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में शामिल नहीं किया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी में एक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एक टर्म था जिसको हमको एक्सप्लेन करना था। हमको समझ में आ गया कि बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या है। ये बात करता है BD एक्ट 2002। अब बात करते हैं कब इनैक्ट किया गया, 2002 में। एम क्या था? एम था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। एम था कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, सस्टेनेबल यूज। देखो ऐसा नहीं है कि आप बायोलॉजिकल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल जानकारी है हमारे देशों में, तो हमारे देश में बहुत सारी ट्रेडिशनल जानकारी, उसको क्या करना है, उस जानकारी का बायोलॉजिकल रिसोर्स। जैसे मान लो कि हल्दी का एक गुण है, प्रॉपर्टी है हीलिंग। अब हल्दी की प्रॉपर्टी है हीलिंग, वर्षों से 5,000 साल पहले से हम लोगों को पता है कि हल्दी का प्रॉपर्टी है, हल्दी प्याज बांध दो बहुत सारा दर्द खत्म हो जाता है। तो ये जानकारी जो हमने इतने दिन तक प्रोटेक्ट करके रखी हुई है, अब किसी, मान लो सपोज करो कि कोई कंपनी X है जो अमेरिका में है, भारत आई और भारत के कोई एक ट्राइबल कम्युनिटी थी, उसको बहुत दिनों से ये बात पता थी कि पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ करने से बीमारी ख़त्म हो जाती है। कोई पर्टिकुलर, मान लो कोई किसी किसी को कैंसर बीमारी है, और बहुत ट्रेडिशनल जड़ी बूटी हैं ऐसी जिनको यूज़ करने के बाद आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो उनको पता थी, उन्होंने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। अब वो X कंपनी आई भारत में, उसको पता चला, अरे इनको ये बात पता है, लाओ लाओ इनसे जानकारी ले लेते हैं। जानकारी लेके उन्होंने एक बोतल बना दी,
और बोतल बना के उससे अच्छा खासा पैसा चार्ज करते, उसी जानकारी का जो ट्राइब के पास थी, उसी जानकारी का यूज करके अब वो बीमारियों का इलाज कर रही है, एक्स वाली कंपनी जो अमेरिका की है। अब उससे वो पैसा कमा रही है। तो जो पैसा कमा रही है, तो क्या जिस ट्राइबल कम्युनिटी ने उनको बताया, क्या उनको पैसे नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने इतने दिन तक वो जानकारी प्रोटेक्ट करके रखी। आपने उसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचाया, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि आपने उसको ग्लोबल लेवल पे पहुंचाया। लेकिन अगर आपको वो जानकारी नहीं मिली होती तो आप ग्लोबल लेवल पे कैसे पहुंचाते? तो जिन्होंने आपको जानकारी दी वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ आप बेनिफिट शेयर कीजिए। तो इनेबलिंग फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग, ये भी काम किया है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का है कि बेनिफिट शेयर कीजिए। और ऐसा नहीं है कि कोई एक रिसोर्स आपके पास है तो उठा पटक कैसे भी करके यूज करिए। सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, सस्टेनेबल यूज ऑफ दैट रिसोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया आप कुछ भी उठा पटक नहीं यूज कर सकते। पता लगे आप जितना मर्जी उठा के यूज किया, उसके बाद पता चला कि एक दिन आया कि सब कुछ सारा खत्म हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। तो सस्टेनेबल यूज करना है और इनेबल करना है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। जो भी बेनिफिट्स मिल रहा है उसको आप इक्वली जो है शेयर कीजिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जिसने आपको ये जानकारी दी है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज की। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है 2002 के एक्ट की। ठीक, अब एक अथॉरिटी इसके तहत बनाई गई है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाई गई है इसके तहत। अगर आपको कोई भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड कोई रिसर्च करना है या कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करना है, अगर आपको कोई कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन करना है, रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है, ट्रांसफ़र करना है रिजल्ट, कोई रिसर्च आपने किया और उसका कोई रिजल्ट निकल के आया, उसको किसी दूसरे देश में ट्रांसफ़र करना है, या भारत के अंदर ही किसी कंपनी को ट्रांसफ़र करना है उस बायोलॉजिकल रिसोर्स के रिजल्ट को, या आप कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करना चाहते हैं, कोई इनोवेशन जो आपने रिसर्च किया, इन्वेंट किया कोई चीज़ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज पे, अगर आप उसके लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्लेम करना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से क्या लेना पड़ेगा? प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा, पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी। रिसर्च करना है तो, रिजल्ट ट्रांसफ़र करना है तो, कॉपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करना है तो, इन तीनों चीज़ों के लिए आपको क्या करना है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से अप्रूवल लेना मैंडेटरी है, आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिए इसको। अब बात कर लेते हैं, देखो ये एक्ट 3 स्ट्रक्चर में बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के एक्सेस को रेगुलेट करता है। 3 टायर स्ट्रक्चर है जो रेगुलेट करता है एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। पहला स्टेज जो है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का है। सबसे पहला जो स्टेज है वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का है, एनबीए का है, जिसकी चर्चा हमने अभी आगे करी है। आगे भी 2-3 पॉइंट्स आएंगे, उसको भी चर्चा करेंगे। उसके बाद आती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, स्टेट गवर्नमेंट ही डील करती है। और लोकल लेवल पे एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती है। लोकल लेवल पे, पंचायत लेवल पे नेशनल बायोडाइवर्सिटी कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी बनाती है, एनबीए बनाती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बहुत सारे थ्रेटेंड स्पीसीज को घोषित करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये स्पीसीज संकटापन्न हो गया, ये थ्रेटेंड हो गया, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया। तो ये जो चीज़ें करी जा रही हैं ये एनबीए से पूछ के ही करी जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे रीजनल इंस्टीट्यूशंस भी खोले जाते हैं, एनबीए की जो है निगरानी में किए जाते हैं। अगर कोई भी, माफ़ कीजिए, अगर कोई भी मामला या कोई भी इशू अराइज होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट से रिलेटेड, तो जैसा कि मैंने पहले एनजीटी की वीडियो में बताया था कि एनजीटी बायोडाइवर्सिटी एक्ट को भी डील करता है। बस केवल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और
फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, ये 2 इंपॉर्टेंट एक्ट है जिनको डील नहीं करता है एनजीटी। बाकी और जितने भी इंपॉर्टेंट एक्ट हैं उन सबको डील करता है एनजीटी। तो एनजीटी अगर कोई मामला इशू उत्पन्न होता है बेनिफिट शेयरिंग से लेके, या कोई भी ऑर्डर जो एनबीए ने किया, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी या स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने अगर कुछ इस एक्ट के तहत कोई इशू ऑर्डर इशू किया, तो अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो सब जाएगा एनजीटी में। ठीक है, जो ये एक्ट है इसके जो अंदर जो अभी आप अगर कोई गुनाह करते हैं, कोई ऑफेंस करते हैं, तो ये कॉग्निजेबल और नॉन अवेलेबल होता है। तो इस एक्ट के तहत अगर आप चक्कर में पड़ गए तो फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी होता है, बेल भी नहीं मिलती है इसके तहत। इसलिए बहुत बचने की कोशिश की जाती है कि बीडी एक्ट के तहत कोई गिरफ्तार ना हो। एनजीटी एक्ट के तहत जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एनजीटी एक्ट में ये 6 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं, 7 मेनली हैं, ठीक है, जिनको ये डील करता है। एक बायोडाइवर्सिटी एक्ट, उसके अलावा वाटर फॉरेस्ट एयर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और पब्लिक लायबिलिटी एक्ट 1991। ये जो है 7 इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनको एनजीटी देखता है, जिसके तहत एनजीटी को पावर मिलती है, जिनके मामलों को एनजीटी देख सकता है। इसके बारे में जो हमने पहले चर्चा कर ली है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के बारे में देख लीजिए। ये स्टेब्लिश किया गया था 2003 में। 2003 में स्टेब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट के थ्रू। एक वैधानिक बॉडी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। अब मैंने यहाँ पे एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ये सब जानते हैं, कोई बात नहीं, ये सब इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी देख लीजिए। एक चेयरपर्सन, 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर, 7 है जो है ये ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अदर मिनिस्ट्री से रिलेटेड जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नहीं भूल जाइए इसको। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी जो लोकल लेवल पे होती है, स्टेट वाला बोर्ड मैंने हटा दिया यहाँ से, स्टेट बोर्ड की ज़रूरत नहीं थी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटीज़ के बारे में यहाँ पे देख लीजिए। सेक्शन 41 के तहत इसको बनाया जाता है। हर लोकल बॉडी में कंस्टिट्यूट किया जाएगा एक बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। काम क्या है इनका? प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट, कंजर्वेशन ऑफ लैंड रेसेस, उसके अलावा फोक वेराइटी और कल्टीवेटर्स को प्रोटेक्ट करना है, डोमेस्टिकेटेड करना है स्टॉक्स को एंड ब्रीड्स ऑफ एनिमल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उन सबको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करना है। ये है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का काम, जो कि लोकल लेवल पर यानी ग्राम स्तर पर काम करती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में क्या है? इसके स्ट्रक्चर में यही है कि एक चेयरपर्सन होता है, 6 पर्सन से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं किए जा सकते हैं लोकल बॉडी के द्वारा, ठीक है, मेंबर के तौर पे 6 से ज़्यादा नॉमिनेट नहीं किए जा सकते हैं। ओके, उसके अलावा 1/3 महिला होनी चाहिए इसमें, और 18% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से लोग आने चाहिए। 1/3 महिला होनी चाहिए, 18% शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आने चाहिए। उस इनका जो मेन फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जो है पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रिपेयर करना। तो एक क्वेश्चन निकलता है कि पीपुल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कौन प्रिपेयर करता है? पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर कौन प्रिपेयर करता है? तो बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के तहत बनाई गई थी, ठीक है, वही पीपुल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर प्रिपेयर करती है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ दिया गया है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में, वो ये है कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स के बारे में जो वर्णन दिया गया है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में ही दिया गया है, सेक्शन 37 में। स्टेट गवर्नमेंट के कंसल्ट के साथ, लोकल बॉडी के कंसल्टेशन के साथ, उनकी भी मदद से इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी एरियाज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे घोषित कर दिया जाता है। समझ में आया? स्टेट गवर्नमेंट करती है लोकल बॉडी की मदद से किसी एरिया को जो बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है या इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के तौर पे घोषित करी जा सकती है 2002 के इस एक्ट के तहत। बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स बहुत फ्रेजाइल इकोसिस्टम होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, कोस्टल भी हो सकते हैं, इनलैंड वाटर में हो सकते हैं, या समुद्री वाटर में होते हैं। जहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स हो सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स की एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर करी है, इसको आप ज़रूर देखिए। सबसे पहला जो है इसमें नल्लौर का ग्रोव्स, ये कहाँ पे है?
ये बेंगलुरु कर्नाटका में है। अब ये लिस्ट बहुत बड़ी है, यहाँ पर शायद इसमें और अच्छा इधर नहीं है, सिर्फ इतना सा है। जो अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था, एक था मजुली, कहाँ पे है, असम में है। उसके अलावा घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है लखनऊ में, ये इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल रिहैबिलिटेशन सेंटर जो कि एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है, कहाँ पे बनाया गया है, लखनऊ में। उसके अलावा अलापल्ली, ग्लोरी ऑफ अलापल्ली, ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। अलापल्ली नाम आएगा तो साउथ कर्नाटका केरला लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। अलापल्ली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। उसके अलावा मंदन सारू, मंदा सारू कहाँ पे, ओडिशा में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट है। अमीनपुर लेक अभी ये न्यूज़पेपर में था, तेलंगाना में है, तेलंगाना में। तो ये कुछ ये स्लाइड है इंपॉर्टेंट है, एक बारी इस स्लाइड से गो थ्रू जरूर हुई, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में ये एक्ट बहुत चर्चा में था, तो इसके चलते ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के बारे में। सेपरेट इसलिए बना लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इससे क्वेश्चन निकल सकता है। बहुत सारी बातें थी, तो बस इतनी सी बात है बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 के बारे में। रिमेनिंग सैलिस नायक कमेटी के बारे में दिया, कुछ बचा हुआ है बात, उसको हम लोग कवर करेंगे जब हम लोग कोस्टल एरियाज़ की बात कर रहे होंगे तब। फिलहाल उसके बाद जो हम लोग कवर करने वाले हैं, इसके बाद जो कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं साइट्स क्या चीज़ है, इंटरनेशनल एफर्ट क्या किए गए हैं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। माइक वगैरह प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे एलिफेंट प्रोटेक्शन के लिए, है ना। वो सब चीज़ें सीखनी है, तो उसको सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।